एपिसोड 1। मुंबई ओबरॉय मेंशन। सुबह के 6 बजे एक आलीशान बेडरूम में किंग साइज बेड पर दो लड़के आराम से सो रहे थे कि तभी अलार्म बजाने की आवाज से एक लड़के की नींद खुल जाती है और वह जल्दी से अलार्म बंद करके बाथरूम के अंदर चला जाता है। करीब 15 मिनट बाद वह लड़का बाथरूम से बाहर आता है और अपने सामने बेड पर सो रहे लड़के को देखकर अपने आप से कहता है इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। और फिर वह लड़का बेड पर सो रहे लड़के के पास जाकर उसका ब्लैंकेट खींच लेता है और कहता है नील कब तक सोते रहोगे, उठो जल्दी से। वीर भाई प्लीज सोने दीजिए ना, आप हर रोज मुझे ऐसे ही सुबह जल्दी उठा देते हैं, कभी देर तक सोने नहीं देते। नील अपनी हंसी हुई आवाज में कहता है नील तुम्हारा रोज का नाटक है, अब उठो जल्दी से। अगर 15 मिनट में तुम जिम रूम में नहीं पहुंचे तो याद रखना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वीर वहां से जिम रूम में चला जाता है। वीर की बात सुनकर नील जल्दी से उठ जाता है और बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। करीब 15 मिनट बाद नील फ्रेश होकर रूम में आता है और अपने जिम वाले कपड़े पहनकर जिम रूम में चला जाता है। वीर और नील जल्दी से अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1 घंटे बाद में जा रहा हूँ नहाने, तुम जल्दी से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। नील भाई मैं भी चलता हूँ आपके साथ। वीर नहीं, तुम पहले ही लेट आए हो इसलिए कहता हूँ जल्दी उठा करो। नील वीर रूम में जाकर जल्दी से नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद वीर नहाकर बाथरूम पहनकर रूम में आता है और क्लोजर तैयार होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद नील भी रूम में आता है, फिर नहाने के बाद वह भी तैयार होने चला जाता है। वीर तैयार होकर रूम में आता है और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वीर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नील का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद नील भी डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर वीर के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। वीर देविका कई जल्दी से नाश्ता लगा दो। देविका कई ठीक है वीर बाबा। देविका कई 15 सालों से ओबरॉय मेंशन में केयरटेकर है, लेकिन वीर और नील दोनों ही देविका कई को अपनी माँ की तरह मानते हैं। नील कई आप भी बैठो ना हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। कई नहीं नील बाबा मैं बाद में कर लूंगी, आप लोग कर लीजिए। वीर बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए। काकी मुस्कुरा कर धीरे से बोलता है ठीक है वीर बाबा। तीनों ने मिलकर साथ में नाश्ता किया करने के बाद वीर और नील अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद दोनों ओबरॉय ऑफिस तक पहुंचते। वीर और नील एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि दोनों का रूम भी एक ही है। दोनों भाइयों की पसंद बिल्कुल एक जैसी है और सोच भी इन दोनों ने बचपन से ही ये तय कर रखा था कि यह एक ही लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इन्होंने दो अलग अलग लड़कियों से शादी की तो वह लड़कियां इन दोनों भाइयों को अलग कर सकती है, जो ये बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए इन दोनों ने मिलकर इस बात का फैसला लिया था कि ये दोनों एक ही लड़की से शादी करेंगे ताकि हमेशा ही दोनों साथ रहे। भाग 2। करीब 1 घंटे के बाद वीर और नील दोनों ऑफिस के बाहर रुकते हैं। दोनों भाई एटीट्यूड के साथ घर से बाहर निकलते हैं। ऑफिस देखने में बड़ा ही आलीशान था। जैसे ही वीर और नील ऑफिस में इंटर करते हैं तो सारे एम्प्लॉय खड़े होकर उन्हें ग्रेट करते हैं, लेकिन दोनों भाई सबको इग्नोर करके अपने केबिन में चले जाते हैं। लड़की तो इन्हें देख कर जल्दी ही रहे और लड़कियां तो इन्हें देख कर आहा भर रही थी। उनमें से एक एम्प्लॉय दूसरी एम्प्लॉय से कहती है क्या एटीट्यूड है, जैसी पर्सनैलिटी है वैसी ही एटीट्यूड, किसी दिन मेरी जान ले लेगी। तो दूसरी अप्लाई रहती है हाँ यार पर बाजार है, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। तभी एक तीसरी एम्प्लॉय उन दोनों से कहती है तुम दोनों क्या खूसर फुसर कर रही हो, तुम्हें पता है ना वीर सर और नील सर को गॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो आज तुम्हारा ऑफिस पर आखिरी दिन होगा। इस पर वह दोनों लड़कियां घबरा कर फटाफट अपना काम करने लग जाती है। वीर और नील का केबिन दोनों अपनी जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वीर अपने पीए को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। रोहित 2 मिनट में मेरे केबिन में आओ जी बॉस। रोहित जल्दी से भागता हुआ केबिन के बाहर खड़ा हो जाता है और बाहर से नोक करता है तो अंदर से एक रूबधार आवाज आती है कम इन। रोहित अंदर जाता है तो वीर रोहित से कहता है आज का शेड्यूल बताओ। रोहित सर आज आपकी 10 बजे मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग है, लेकिन सर अभी कुछ देर पहले मिस्टर प्रताप ने मुझे मैसेज किया है कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी बेटी इस बेटे को अटेंड करेगी। नीलो के इसके अलावा कुछ और जी सर, उसके बाद आपकी दोपहर में लंच मीटिंग है सनशाइन होटल में मिस्टर खन्ना के साथ। ठीक है रोहित, तू 10 बजे जो मीटिंग होने वाली है उसकी तैयारी करो जी। सेकंड बस रोहित केबिन से बाहर चला जाता है ब्रिटेन रूम में मीटिंग की अरेंजमेंट करने के लिए। आधे घंटे बाद 10 बजे नील और वीर मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। मीटिंग के लिए दोनों भाई टाइम के बहुत पक्के हैं। कुछ देर बाद नील भाई हमें 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ आए हुए, क्या करें, मीटिंग कैंसिल करते। वीर कुछ बोलते ही वाला होता है कि अचानक मीटिंग रूम का गेट खुला और एक लड़की मीटिंग रूम
के अंदर आई। दिखने में बिल्कुल मॉडल जैसी, शॉर्ट ड्रेस, काले लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और बहुत ही खूबसूरत। लेकिन मजाल है कि हमारे वीर और नील ने उसे लड़की को एक नजर भर देखा हो, बल्कि वह दोनों उसे लड़की को बड़े ही गुस्से से देख रहे थे, क्योंकि वह पूरे 15 मिनट लेट थी। लड़की के बिन के अंदर जाकर वीर के सामने अपना हाथ आगे करके थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर ओबरॉय, माय नेम इज सनाया मेहता। वीर सनाया को देखा है और फिर उसके हाथ को देखा है और कहता है, मिस मेहता आप पूरे 15 मिनट लेट है। आपको पता है हमारे लिए एक एक मिनट कितना कीमती है। हम पिछले 15 मिनट से आपका यहाँ वेट कर रहे हैं और आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। वीर की बात सुनकर सनाया का मुंह बन जाता है और वह अपना हाथ पीछे लेती है और कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इस वजह से लेट हो गया। टाइम की तो मैं भी पाबंद हूँ मिस, लेकिन आप तो जानते हैं मुंबई का ट्रैफिक। अब मैं इसके आगे क्या ही बोलूं। वीर को सनाया की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह कुछ बोलने वाला ही होता है, इतने में नील बीच में बोलता है, ओके मिस मेहता आप बैठिए, हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। नील की बात सुनकर सनाया मुस्कुरा कर चेयर पर बैठ जाती है और अपने पीए को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है। प्रेजेंटेशन पूरी हो जाने के बाद सनाया अपने प्रिया से अपने प्रोजेक्ट की फाइल लेकर नील के आगे कर देती है, ताकि वह उसे अच्छे से रीड कर सके। जब फाइल रीड करता है तो उसे फाइल में बहुत सी कमियां नजर आती है, तो वह सत्या से उसे क्लियर करने को कहता है और उसे बारे में समझने लगता है। पर सनाया को तो ध्यान नील के हैंडसम चेहरे पर था। वह अपने मन में सोचती है, कितना हैंडसम है, इसे तो मैं अपने प्यार का दीवाना बना कर ही रहूंगी। मैं भी इतनी खूबसूरत हूँ कि यह मुझे कभी ना नहीं कह पाएगा। वीर सनाया के फेस एक्सप्रेशन को समझ जाता है और जोर से गुस्से पर अपना हाथ टेबल पर देता है, जिससे सनाया एकदम डर जाती है और नील एकदम से चौंक जाता है और दोनों ही वीर को देखने लगते हैं। वीर गुस्से में कहता है, मिस मेहता लगता है आप ध्यान मीटिंग में नहीं है, कहीं और ही है। अगर ऐसी बात है तो हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मुझे काम के वक्त लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। सनाया वीर की बात सुनकर एकदम से डर जाती है। वह अपने मन में सोचती है, मेरे पापा ने इस मीटिंग के लिए कितनी मेहनत की है, न जाने कितने अपॉइंटमेंट लिए। अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है तो मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी। यह प्रोजेक्ट मेरे पापा का सपना है। ओबरॉय के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। मैं इस मौके को ऐसे ही हाथ से नहीं जाने दे सकती। अभी फिलहाल मुझे इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, फिर बाद में धीरे धीरे नील पर ध्यान दूंगी। वीर सत्या को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से देख रहा था, वहां से जाने वाला ही होता है कि सनाया एकदम से बोल पड़ी, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय, लगता है मैंने आपको नाराज कर दिया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आगे मैं आपका फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज आप इस प्रोजेक्ट को कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि यह मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। वीर, ठीक है मिस मेहता, मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सनाया, कैसी शर्त मिस्टर ओबरॉय? वीर, यह मीटिंग अब नहीं होगी जब तक मिस्टर बहता ठीक हो जाएंगे, तब उन्हें भेज देना इस मीटिंग को कंप्लीट करने के लिए, और आपके प्रोजेक्ट में जो भी मिस्टेक है उससे पहले क्लियर करके आना, उसके बाद यह मीटिंग होगी। इतना कहकर वीर मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। उसके साथ ही दिल भी बाहर चला जाता है। अभी बेटी के रूप में सत्या अपने दांत पिसती रह जाती है और पर वह कहती है, मिस्टर ओबरॉय, मैं तुमसे इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। कि 2 बजे की लंच मीटिंग है सनशाइन होटल में मिस्टर खन्ना के साथ। नील और वीर हाँ में सर हिला देते हैं, बोस हमें अभी निकलना होगा, वहां पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। नील और वीर दोनों एक साथ बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही अपने प्राइवेट लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और उनके साथ ही रोहित भी आ जाता है। तीनों एक साथ कार में बैठकर होटल सनशाइन के लिए निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार होटल सनशाइन के बाहर आकर रुकती है। एक तरफ से रोहित और एक तरफ से ड्राइवर जल्दी से बाहर निकलते हैं और दोनों तरफ के गेट खोल देते हैं। दोनों ही भाई बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर आते हैं और होटल सनशाइन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो दोनों वीआईपी रूम में जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही मिस्टर खन्ना उनका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर खन्ना को पता था कि वीर और नील को वक्त के पाबंद लोग बहुत पसंद है और फिर मिस्टर खन्ना को उन दोनों को इम्प्रेस भी करना था। हेलो मिस्टर ओबरॉय, सुना था आपके बारे में कि आप वक्त के पाबंद हैं, लेकिन आज देख भी लिया। वीर और नील कुछ जवाब दिए बिना ही अपनी चेहरे पर कोई भाव लिए वहां पर रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। उनके साथ ही मिस्टर खन्ना भी सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। मिस्टर खन्ना ने वहां पहले से ही खाने का अरेंजमेंट करवा रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों भाई टाइम पर वहां पहुंच जाएंगे और उन्हें अपने टाइम में कोताही बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस्टर खन्ना, शुरू कीजिए मिस्टर ओबरॉय, खाना ठंडा हो रहा है। दोनों भाई अपना खाना शुरू कर देते हैं। उनके साथ ही मिस्टर खन्ना भी अपना खाना शुरू कर देते हैं। आधे घंटे बाद सभी अपना खाना खाकर बैठे हुए थे, तभी नील कहता है, तो बताए मिस्टर खन्ना, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मिस्टर खन्ना एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहते हैं, मिस्टर ओबरॉय, शहर से थोड़ी दूर पर आपकी जो जमीन है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। नील, आप वह जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं? मिस्टर खन्ना, दरअसल वह जमीन शहर से थोड़ी दूर पर है और वहाँ आसपास कोई मॉल भी नहीं है, इसलिए मैं वहाँ मॉल बनाना चाहता हूँ, जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। वीर, आइडिया अच्छा है और इस पर हमें अमल भी करना चाहिए।
क्यों नीला, तुम क्या वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? नील हल्की स्माइल के साथ का कोश भाई, आखिर हमारी सोच जो एक जैसी है तो फिर मिस्टर खन्ना को उनका जवाब भी दे दो। मिस्टर खन्ना ऐसा मंजेश में दोनों भाइयों को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे ये दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। नील, मिस्टर खन्ना, माल तो वहाँ जरूर बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें आपको वो जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वहाँ खुद माल बना सकते हैं तो हम फिर वो जमीन आपको क्यों बेच? मिस्टर खन्ना, यह आप क्या बोल रहे हैं? मिस्टर ओबरॉय, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? नीला, क्यों? वो जमीन हमारी है और हम अपनी जमीन के साथ कुछ भी करें इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर खन्ना जबरदस्ती की स्माइल करते हुए, हाँ मिस्टर ओबरॉय, आपने बिल्कुल सही कहा, वह जमीन आपकी है, आप चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है। इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं। वैसे मैं आपके पास एक ऑफर लेकर आया हूँ जिससे मुझे तो फायदा है ही, लेकिन आपको भी जरूर फायदा ही होगा। भी फायदा, और वह भी आपसे हमें होने वाला है। बताइए क्या फायदा है हमें आपके ऑफर से? हमें फायदा है या नहीं, यह आपका ऑफर सुनने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। मिस्टर खन्ना, जरूर मिस्टर ओबरॉय, तो बात ऐसी है कि मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी आप दोनों से करवाना चाहता हूँ। इससे हमारी रिश्तेदारी भी हो जाएगी और हम तीनों मिलकर अपने बिजनेस को और बुलंदियों तक भी पहुँच जाएंगे। नील, गुस्से से, आप यहाँ हमसे मीटिंग करने आए थे या अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आए हैं? वीर, मिस्टर खन्ना, बिजनेस और टैलेंट, इंटेलिजेंट और मेहनत से ही बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है, ना कि रिश्तेदारियों से। क्यों? मैंने सही कहा ना? इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। वीर और नील, हमें लगता है मिस्टर खन्ना अब आपको जवाब मिल गया होगा। अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों भाई निकल जाते हैं और पीछे खड़े मिस्टर खन्ना को गुस्से में दहकता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। मिस्टर खन्ना से उसकी पीए कहता है, सर अब क्या करेंगे? तो मिस्टर खन्ना कहते हैं, करना क्या है? वह कहते हैं, नागी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो अंगुली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। और मिस्टर खन्ना स्माइल करने लगते हैं। दोनों भाई सनशाइन होटल से बाहर निकाल कर अपनी कार में बैठकर अपने ओबरॉय ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां उनका जो पेंडिंग वर्क रहता है उसे कंप्लीट करके शाम 7 बजे तक अपने घर पहुंचते हैं। दोनों ही अपने रूम में जाकर फ्रेश होते हैं और नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर डिनर करने बैठ जाते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और इसी तरह हम और भी अच्छी स्टोरी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। डिनर करने के बाद दोनों भाई स्टडी रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम, वीर बहुत ही गुस्से में नील से कहता है, वह खन्ना अपने आप को समझता क्या है? हमसे हमारी जमीन खरीद कर वहाँ मोल की आड़ में अवैध काम करने की सोच रहा था। उसे क्या लगा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता? नील, हाँ भाई, यूं ही हम अंडरवर्ल्ड के माफिया किंग नहीं है। मैं रोहित से कहकर वहाँ पर मोल के लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता हूँ। वीर हाँ में अपना सर हिलाकर कहता है, अपने खास आदमी से कहो कि खन्ना पर नजर रखे। नील जी भाई। थोड़ी देर और बात करने पर वो दोनों स्टडी रूम से निकाल कर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। भाग 4। मुंबई, सुबह के 7:30 एक छोटा सा घर, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत। उसे घर के एक छोटे से कमरे में एक लड़की एक छोटे साइज के बेड पर सुकून कर सो रही थी। उसे बेड पर बड़ा हुआ गड्ढा और उसे पर बिछी हुई चादर बहुत ही पुरानी थी, लेकिन दिखने में बिल्कुल साफ सुथरी थी। वह कमरा भी बहुत ही साफ सुथरा था। उसे कमरे में ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ एक बेड और एक छोटी सी पेटी रखी हुई थी जिसमें उसे लड़की का सामान था, या सिर्फ यूं कह लो कि कुछ कपड़े थे और दीवार पर टंगा एक छोटा सा आईना। ये घर इस लड़की का ही है, लेकिन ये घर इस लड़की का होते हुए भी इसका नहीं है, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग इसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं। रूम में एक 40 साल की औरत आती है और सोई हुई लड़की को देखकर बड़बड़ाना शुरू कर देती है। औरत, हरी हो करमजली, अभी तक सो रही है? देख जरा घड़ी में कितना वक्त हो गया है। चलो उठ जल्दी से और नीचे चलकर नाश्ता बना हम सब लोगों के लिए। हम कब से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। लड़की, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। औरत, हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन तेरी तरह आराम से पड़े नहीं रहते। कल ईशानी ने तुझे दवाई ला कर दी थी ना, उसे खा ले और जल्दी से जाकर नाश्ता बना। इतना कहकर वह औरत उसे कमरे से चली जाती है। लड़की धीरे से उठकर बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आती है। उसके पास जो दवाई रखी थी उसे दवाई को वह हाथ में लेकर नीचे किचन में जाती है और बिना नाश्ता किया ही दवाई खा लेती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। लड़की को पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी अपना दर्द बर्दाश्त करती रही और नाश्ता बनाती है। 1 घंटे में वह नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फिर वह लड़की सभी को आवाज लगाकर रहती है, माँ, पापा, ईशानी दी, आप सभी आ जाइए, मैं नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। थोड़ी देर में वो तीनों डाइनिंग टेबल पर जाकर नाश्ता करने बैठ जाते है। तभी ईशानी रहती है, छवि तुमने पानी नहीं रखा टेबल पर, जो पानी लाकर दो, मुझे प्यास लगी है। ईशानी की बात सुनकर छवि पानी लेने किचन में चली जाती है। अब ईशानी की माँ को छवि को फिर से बोलने का मौका मिल जाता है। इससे एक काम ढंग से नहीं होता, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा। छवि और ईशानी के पापा जब
तब छवि 21 साल की नहीं हो जाती। तब तक इतने में छवि किचन से पानी लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है तो राजेश मिश्रा छवि को देखकर सब पक जाते हैं और अपनी बात बदलते हुए कहते हैं, जब छवि 21 की हो जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो हमारा घर सुना करके चली जाएगी। छवि पानी रखकर किचन में चली जाती है। उनकी बात पर ईशानी की माँ और छवि की सटीक मदद रहती है कि अभी तो हमें ईशानी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। वह छवि से पूरे 4 साल बड़ी है। मैं पंडित जी से बात की है, आज वह लड़के वालों को लेकर आ रहे हैं ईशानी को देखने के लिए। राजेश, अरे वह तो मैं छवि के सामने ऐसा इसलिए कह रहा था कि उसकी शादी करके हमें कंगाल थोड़ी ना होना है। वैसे ईशानी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ये है तो अच्छी बात है। कब आ रहे हैं वो लोग? उर्मिला जी आज शाम को आ रहे हैं। राजेश जी अच्छा ठीक है, तो फिर आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। उर्मिला जी ठीक है। नाश्ता करने के बाद राजेश जी ईशानी से कहते हैं, चलो ईशानी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो तुम्हें कॉलेज भी छोड़ दूंगा। तो ईशानी रहती है, ठीक है पापा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ईशानी अपना बैग लेने चली जाती है और राजेश जी इस पर उर्मिला जी कहती है, आज तुम्हारी बेटी देर से उठी है इसलिए आज दोपहर का खाना नहीं बनाया है। जब खाना बन जाएगा तो मैं रामराज के हाथों आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। राजेश जी कहते हैं, ठीक है। ईशानी जो अपना बैग लेकर आ जाती है तो उर्मिला जी कहती है, कॉलेज से सीधा घर आना पता है ना, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, देर मत करना। तो ईशानी रहती है, पहले ये बताओ वह लोग कितनी बजे आ रहे हैं? उर्मिला जी पंडित जी ने 5 बजे का बताया था। ईशानी ठीक है, मैं 5 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगी। इतना बोलकर ईशानी और राजेश जी साथ से घर के बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद उर्मिला की छवि को आवाज लगती है। छवि किचन से निकलकर उर्मिला जी से कहती है, जी मैम कुछ काम था। उर्मिला जी चल जल्दी से ये सब बर्तन किचन में ले जाकर रख दे और किचन की सफाई कर और दोपहर के खाने की भी तैयारी कर। और सुन, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, ईशानी को देखने के लिए नाश्ता भी बनाना है, इसलिए अभी से कह रही हूँ तैयारी करके रखना, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना? तो छवि अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन समेटने लग जाती है। किचन में जाकर उन बर्तनों को साफ करती है, लेकिन छवि से किसी ने नाश्ते के बारे में नहीं पूछा। जब छवि बर्तन साफ करके थोड़ा बच्चा नाश्ता कर लेती है। भाग 4 बजे ईशानी कॉलेज से अपने घर आई थी। जब वह कमरे में जा रही थी तो उसकी नजर अचानक किचन में काम कर रही छवि पर पड़ी। वैसे तो ईशानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती छवि के आगे फीकी पड़ जाती थी, इसलिए ईशानी छवि को सताने के लिए छवि को आवाज देती है, छवि मुझे प्यास लगी है, पानी तो मुझे। छवि जो समोसे बनाने के लिए आटा लगा रही थी उसके हाथ आटे में भरे थे, तो छवि ने ईशानी से कहा, दीदी मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है, आप ले लीजिए ना पानी। ईशानी को छवि की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह छवि से कहती है, हाथ धोकर पानी दो, पानी तो तुम ही दोगी, नहीं तो मन को बुलाऊंगी और फिर तुम जानती हो कि क्या होगा। छवि इसने की बात सुनकर डर जाती है और जल्दी से हाथ धोकर ईशानी को पानी भर कर देती है। ईशानी जब छवि के हाथ से पानी लेती है तो जानबूझकर गिलास को छोड़ देती है, जिससे गिलास से नीचे गिरकर टूट जाता है और फर्श पर कांच के टुकड़े फैल जाते हैं। आवाज सुनकर उर्मिला जी किचन में आती है और पूछती है, ये गिलास कैसे टूटा? तो ईशानी छवि का नाम लेती है, माँ जब मैं छवि से अपनी मांग रही थी तो छवि को गुस्सा आया, उसने पानी का गिलास भरकर मेरे हाथ में देते वक्त जानबूझकर मेरे पैरों के पास गिरा दिया ताकि मेरे पैरों में कांच टूट जाए। वक्त रहते मैं पीछे कर लिए, पर इतना सुनते ही उर्मिला जी गुस्से का प्रहाय हो जाता है और उन्होंने छवि के बालों को पीछे से पकड़ कर उसे मारना शुरू कर देती है और कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? तेरे पर निकल आए हैं क्या? काफी दिन हो गए हैं तुझे मेरे हाथ से मार खाए हुए, इसलिए ज्यादा हवा में उड़ रही है। छवि नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वह तो दी ही ने ही अभी छवि ने इतना ही कहा था कि उर्मिला जी एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा देती है और कहती है, तू मेरी बेटी को झूठा साबित करना चाहती है, सब पता है मुझे कि तू कैसे जलता है मेरी बेटी से, इसका हिसाब तो तुझे देना ही होगा। उर्मिला की छवि के बालों को एक झटके में छोड़कर उसे धक्का देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और गैस पर चिमटे को गर्म कर छवि की कलाई पर रख देती है, जिससे छवि की एक जोरदार चीख निकल जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर ईशानी को बहुत ही मजा आ रहा था। उर्मिला जी आज के बाद कोई भी नुकसान करने से पहले या मेरी बेटी का झूठा नाम लेने से पहले 10 बार सोचना, और यह सब रोना धोना छोड़ो और जल्दी से काम शुरू करे, थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। ईशानी तू जाकर तैयार हो जा। ईशानी छवि को देखकर मुस्कुराती हुई अपने रूम में चली जाती है और उर्मिला जी भी अपने रूम में तैयार होने चली जाती है। छवि ने अपना हाथ देखा और अपने हाथ पैर थोड़ा पानी डाला ताकि उसे थोड़ी ठंडक मिले और फिर अपना काम करने लगी। करीब 5:15 बजे तक लड़के वाले आ गए थे, उसके साथ ही राजेश जी भी अंदर आ रहे थे। उर्मिला चौंक कर, अरे आप भी इनके साथ ही आ रहे हैं? राजेश जी, अरे नहीं, मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए। और फिर मेहमानों की तरफ देखकर, अरे शर्मा साहब आप लोग खड़े
क्यों है आई और बैठी ना। फिर मिस्टर शर्मा और मिसेज शर्मा अपने बेटे के साथ वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं उनके सामने। उर्मिला जी भी बैठ जाती है। राजेश जी मिस्टर शर्मा से कहते हैं मैं बस अभी थोड़ी देर में आया। थोड़ी देर बाद राजेश जी भी मेहमानों के साथ बैठ जाते हैं। उर्मिला की छवि को आवाज लगाकर रहती है, छवि बेटा मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। थोड़ी देर बाद छवि मेहमानों के लिए पानी लेकर आती है। लड़के वाले जब छवि को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यही लड़की है जिसे वह लोग देखने आए थे और छवि उन्हें बहुत पसंद आती है। लड़का जिसका नाम राहुल है वह तो छवि को देखा ही रह जाता है। जब छवि सभी को पानी देकर किचन में चली जाती है तो वह लड़का होश में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे लड़की पसंद है, आप रिश्ते के लिए हाँ कर देना। थोड़ी देर में छवि सभी के लिए नाश्ता लाती है। जब छवि नाश्ता लग रही थी तो राहुल बार बार छवि को देखता रहता है। नाश्ता लगाकर छवि किचन में चली जाती है तो राहुल की माँ कहती है, आप अपनी बेटी को भी बुला लीजिए। उर्मिला जी हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। जब उर्मिला जी ऊपर जा रही थी तो राहुल और उसकी माँ आपस में एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि यह कहाँ जा रही है। थोड़ी देर बाद उर्मिला जी ईशानी को अपने साथ लेकर आती है और ईशानी को राहुल की माँ के पास बैठा देती है और कहती है, ये हमारी बेटी। ईशानी को देखकर राहुल का मुंह बन जाता है और अपनी माँ को इशारे में मन कर देता है। इशारों में ही समझने की कोशिश करता है कि उसे छवि से शादी करनी है, ना कि ईशानी से। अपने बेटे का इशारा समझकर राहुल को इशारों से शांत बना देती है कि वह बात करेगी। ईशानी जब राहुल को देखते हैं तो देखते ही रह जाती है क्योंकि राहुल दिखने में बहुत हैंडसम था और एक नामी बिजनेसमैन। ईशानी राहुल को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। भाग 6। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता कर लेते हैं तो फिर उर्मिला की छवि को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, ये सब समेट कर अंदर रख दो। छवि चुपचाप सारे बर्तन समेट कर अंदर ले जाती है। जब तक छवि बर्तन समेटती है तब तक राहुल की नजर सिर्फ छवि पर ही रहती है और यह बात ईशानी नोटिस कर लेती है। ईशानी को बहुत गुस्सा आता है कि राहुल उसे ना देखते हुए छवि को देख रहा है, पर वह कहती कुछ नहीं। छवि के अंदर जाने के बाद मिसेज शर्मा मिस्टर शर्मा से कहती है, जिसे सुनकर मिस्टर शर्मा चौंक जाते हैं और धीरे से मिसेज शर्मा के कान में रहते हैं, क्या ये लोग मानेगी? तो मिसेज शर्मा कहती है, बात करने से ही तो पता चलेगा। मिस्टर शर्मा कहते हैं, ठीक है तुम ही बात कर लो। उर्मिला जी बड़े उत्साह से मिसेज शर्मा से कहती है, तो क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? मुझे लगता है कि हमें बच्चों को आपस में कुछ बात करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। मिसेज शर्मा कहती है, हाँ हमारी तरफ से तो हाँ है, लेकिन हम रिश्ते के लिए हाँ कहने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उर्मिला जी जी कहिए। मिसेज शर्मा जी, वह बात ऐसी है कि हमारे बेटे राहुल को आपकी छोटी बेटी छवि पसंद आई है, तो हम अपने बेटे का रिश्ता छवि से करना चाहते हैं। इतना सुनते ही राजेश जी को बहुत गुस्सा आता है। वह कहते हैं, अभी छवि बहुत छोटी है, वह अभी सिर्फ 17 साल की है, हम उसका रिश्ता आपके बेटे के साथ कैसे कर सकते हैं? मिसेज शर्मा, कोई बात नहीं, जब तक कि छवि की उम्र शादी लायक नहीं हो जाती तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और वैसे भी राहुल की उम्र 23 साल है, तो उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। राजेश जी, यह आप कैसी बातें कर रही है? मिसेज शर्मा, हम तो अपनी ईशानी के रिश्ते की बात कर रहे थे। मिसेज शर्मा, तो क्या हुआ भाई साहब, आपकी बड़ी बेटी हो या छोटी बेटी हो, दोनों है तो आपकी ही बेटी। राजेश जी, नहीं मिसेज शर्मा, जब तक हमारी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो जाती हम अपनी छोटी बेटी के रिश्ते के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मिसेज शर्मा, अरे सिर्फ रिश्ते की ही तो बात कर रहे हैं, शादी तो हम अभी कहाँ करने वाले हैं। जब आपकी बड़ी बेटी की शादी हो जाए और जब छवि की उम्र शादी के लायक हो जाएगी तब हम उनकी शादी कर देंगे। उर्मिला जी गुस्से में, हमें आपके घर कोई रिश्ता नहीं करना है, आप जा सकते हैं। इतना सुनते ही शर्मा फैमिली वहां से चली जाती है। शर्मा फैमिली के जाने के बाद तीनों ही बहुत गुस्से में उर्मिला जी गुस्से में दंदनाती हुई किचन में जाती है और छवि के बाल पकड़कर उसे खींचती हुई लिविंग रूम में लेकर आती है और जोर जोर से मारने लगते हैं और कहती है, तू मनोज पता नहीं कब पीछा छूटेगा तुमसे, मेरी बेटी का रिश्ता खा गई, तेरी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो सका, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वह छवि को करने लगती है अपनी माँ को छवि को मारता देख ईशानी आंख में घी डालते हुए कहती है, मैंने देखा था जब यह नाश्ता के बर्तन समेट रही थी तब ये राहुल को कैसे कैसे इशारे कर रही थी, इसलिए तो राहुल ने इसे पसंद किया और मुझे रिजेक्ट किया। राजेश जी का इतना सुना ही था कि उन्होंने कहा, क्या इसकी इतनी हिम्मत, अपनी शर्म लिहाज सब भूल गई, इसे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। और अपनी कमर से बैत निकालकर छवि को करने लगते हैं। छवि की एक जोरदार चिक निकल गई। पापा मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं, प्लीज पापा मुझे मत मारो। लेकिन राजेश जी को तो छवि की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, वो तो बिना रुके छवि पर बस बैत बरसाए जा रहे थे। इतनी मार खाने के बाद छवि से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बेहोश हो गई, लेकिन राजेश जी के हाथ नहीं रुके। फिर अचानक से उर्मिला जी बीच में आई और राजेश जी का हाथ पकड़कर कहने लगी, बस कीजिए, क्या आपको इसे मारने का इरादा है? पता है ना इसका हमारे लिए जिंदा रहना जरूरी है। उर्मिला जी की बात सुनकर राजेश जी रुक जाते हैं और अपना बैग फेंक कर अपने रूम में चले जाते हैं। उनके पीछे ही उर्मिला जी भी चली जाती है और साथ ही ईशानी भी अपने रूम में चली जाती है। आखिर क्या राज है छवि का, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। छवि अभी भी ऐसे ही अधमरी हालत में लिविंग रूम में बेहोश
पड़ी हुई थी, किसी ने भी छवि को देखने तक भी सहमत नहीं उठाए। ईशानी का रिश्ता ना होने की वजह से सभी काफी गुस्से में थे, इसलिए किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। खाना तो छवि को ही बनाना था, लेकिन छवि की इस हालत में नहीं थी कि वह किचन में काम कर सके, इसलिए भी किसी ने खाने पर ध्यान नहीं दिया। करीब 2 बजे छवि को होश आता है और धीरे धीरे उठकर अपने रूम में जाने लगती है। छवि अपने रूम में जाकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद छवि बाथरूम से फ्रेश होकर अपने कमरे में आती है और बिस्तर पर बैठकर अपनी दोनों पैरों के बीच में अपने सर को छुपा कर रोना शुरू कर देती है और कहती है, माँ आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई, मुझे भी अपने साथ ले जाती, मुझे क्यों इन ब्राह्मण लोगों के बीच छोड़ दिया। मेरी किस्मत में तो प्यार है ही नहीं, बचपन से तरसती आई हूँ प्यार के लिए। जब 5 साल की थी तब तक ही आपका प्यार मुझे मिला, लेकिन पापा का प्यार तो कभी नहीं मिला। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई, मुझे भी बुला लो ना अपने पास। रोते रोते वह बिस्तर पर लेट जाती है और फिर कब उसे नींद आती है उसे भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हाउस, एक बड़ा सा घर जो दंगल के बीचों बीच बना हुआ था। घर बहुत खूबसूरत था लेकिन डरावना भी था। उसे घर के अंदर एक बड़े से कमरे में 4 लड़के अधभारी हालत में जंजीरों से बंधे जमीन पर पड़े हुए थे। उनके सामने ही किंग साइज सोफे पर 2 हैंडसम से लड़के बैठे हुए थे। उन दोनों लड़कों ने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे, चेहरे को कल मास्क से ढका हुआ था, लेकिन वह दोनों अपने इस रूप में भी काफी आकर्षित लग रहे थे। उन चारों लड़कों में से एक लड़का कहता है, कौन हो तुम लोग, हमें इस तरह से क्यों बंद कर रखा है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हमें छोड़ दो। उसे लड़के की बात सुनकर सोफे पर बैठे दोनों लड़कों में से एक लड़का गुस्से में उठकर उसे लड़के के पास जाता है और अपनी एक जोरदार लात उसके मुंह पर मार देता है, जिससे उसे लड़के की एक जोरदार सिक निकल जाती है। और फिर वो लड़का उसे लड़के के पास जमीन पर बैठकर उसके मुंह को अपनी उंगलियों के बीच दबोचकर उसे कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की, तू हमें नहीं जानता, अगर जान जाएगा तो तेरी जान हलक में आ जाएगी। अंडरवर्ल्ड माफिया के किंग है हम, ये दोनों नील और वीर है। इतना सुनते ही वह लड़का और उसके साथीदार से कसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किंग्स के बारे में तो सभी को पता है कि वह लोग कितने बेरहम हैं। जब किसी को सजा देते हैं तो बहुत ही खतरनाक तरीके से देते हैं। और फिर वह चारों लड़के ही गुहार लगाकर कहते हैं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने क्या किया है जो आप लोग हमें इस तरह बांध कर रखा है, हमने क्या गलती है। उनकी बात सुनकर सेकंड किंग कहता है, गलती तुमने गलती नहीं की बल्कि गुनाह किया है। एक मासूम लड़की से उसके इज्जत से जीने का हक जीना है, उसके साथ गलत काम किया है सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे लड़की के साथ बदतमीजी से बात की तो उसे लड़की ने तुम पर हाथ उठा दिया और तुम लोगों ने उसे लड़की से बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, तुम्हें वो दर्द दूंगा कि तुम मौत के लिए तड़पोगी, पर तुम्हें मौत नहीं आएगी तब तक जब तक मैं ना चाहूं। फिर वो फर्स्ट किंग जो सोफे पर बैठा था वह अपने खास आदमी शक्ति से कहता है, जो किंग का राइट हैंड है, शक्ति कि फर्स्ट किंग काका को बुलाओ। तो शक्ति काका को बुलाने चला जाता है, जो कि दूसरे रूम में बैठे हुए थे। कुछ ही सेकंड में काका किंग्स के सामने थे। फर्स्ट किंग काका, बताओ इन लड़कों के साथ क्या करना है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा उनके साथ, लेकिन याद रखना छोटी मोटी सजा नहीं देना है, इन्हें मौत से भी 72 सजा देना है, ताकि दोबारा जन्म लेने से पहले ये लोग ऊपर वाले से कहे कि नीचे भी एक नहीं दो ब्रह्मा बैठे हैं। तो काका की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं और अपनी रुड़ी आवाज में रहते हैं, किंग्स में क्या कहूँ, मेरी बेटी की इज्जत तो इन लोगों ने बर्बाद कर दी, इनकी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, मैं तो पूरी तरह से टूट चुका हूँ। जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप वैसा ही उनके साथ करें, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था जो कि आप लोगों से मुझे मिल गया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। सेकंड किंग काका, आप अपने आप को बेसहारा ना समझे, हम हमेशा आपके साथ हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक के हमें बोलना। शक्ति जो काका को उनके घर हिफाजत से छोड़कर आओ। शक्ति की किंग काका के जाने के बाद फर्स्ट किंग सोफे पर से उठकर उन लड़कों के पास जाता है और साइड टेबल पर ढेर सारे हथियारों में से एक खंजर चलाना शुरू कर देता है और खंजर इस प्रकार से चलता है कि उसके पैर से एक मानस का टुकड़ा निकाल लेता है, जिससे उसे लड़के की जीभ पूरे घर में गूंज उठती है। अगर कोई इसकी चीख सुन ले तो उसका दिल दहल उठे, लेकिन उसकी चीख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों की तो ऐसी चीखें सुनने की आदत थी। और फिर फर्स्ट किंग जहां से उसने उसे लड़के के पर से मांस निकला था वहां पर नमक और मिर्च डाल देता है, जिससे वह लड़का और जोर से चीखने लगता है। और फिर फर्स्ट किंग वहां पर खड़े अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इन सभी के साथ ऐसा ही करो और उनके शरीर के हर हिस्से को ऐसे ही इनके जिस्म से अलग करो और फिर उसे पर नमक मिर्ची डालो, तब तक ऐसा करो जब तक ये लोग मर ना जाए। फर्स्ट किंग की ऐसी बातें सुनकर सभी लड़के डर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि हमें छोड़ दे, आज के बाद हम किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम सभी लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखेंगे। लड़कों की बात सुनकर सेकंड किंग कहता है, नहीं अब तुम्हें माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है, सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। फर्स्ट किंग अपने हाथ में पड़े खंजर को वहीं पर फेंक कर ब्लैक हाउस में बने बाथरूम में जाकर अपने हाथ साफ करता है और फिर किंग अपने ब्लैक हाउस से निकल जाते हैं। भागात अगली सुबह छवि जल्दी उठ गई थी, लेकिन उसके शरीर में अब भी असहनीय दर्द हो रहा था। उसे तो अब इन दर्द को सहने की आदत हो गई थी, इसलिए अपने दर्द बर्दाश्त किया और उठकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद छवि नहाकर अपने रूम में आई और तैयार होकर नीचे किचन में चली गई, नाश्ता बनाने लगी। 1.5 घंटे में छवि ने नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और तभी वहाँ तीनों भी आ गए और नाश्ता करने लगे। ना किसी ने कुछ बात की और ना ही छवि को किसी ने कुछ कहा। ईशानी अपना ब्रेकफास्ट करके चुपचाप कॉलेज निकल गई। राजेश जी भी अपना टिफिन लेकर ऑफिस चली गई। उर्मिला की छवि को एक नजर गुस्से से देख कर वह अपने कमरे में चली गई। छवि डाइनिंग टेबल साफ करके किचन
मैं चली गई बर्तन साफ करने के लिए। उधर थोड़ी देर बाद ईशानी कॉलेज में पहुंची। जिन बच्चों को पिछले एग्जाम में टॉप नंबर मिले हैं उन्हें इस कॉलेज में फ्री में एडमिशन उन्हें स्कॉलरशिप से इस कॉलेज में एडमिशन मिला। लेकिन ईशानी के साथ ऐसा नहीं था। वह पढ़ने में बस ठीक ठाक है। वो दो राजेश जी ने अपने पैसों के दम पर इस कॉलेज में ईशानी का एडमिशन करवाया और इसी बात का घमंड ईशानी को था। वह अपने फ्रेंड्स के बीच अपने पैसों का रूप छाड़ती थी। ईशानी की फ्रेंड्स भी उसी की तरह बिल्कुल घमंडी। ईशानी की ख्वाहिश है कि वह ओबरॉय ब्रदर से मिले क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत सुना है और यह भी सुना है कि वह दोनों बहुत हैंडसम है। जब ईशानी को ले जाती है तो उसकी दो फ्रेंड नीलिमा और वैशाली उसका गेट पर इंतजार कर रही थी। जब वह दोनों ईशानी को देखते हैं तो खुश होकर ईशानी के पास जाती है और उसे है बोलते हैं और उसे हक करती है। लेकिन ईशानी अपनी फ्रेंड से मिलकर बस फीका सा मुस्कुरा देती है क्योंकि उसका पहले से ही मूड ऑफ था। जब उसकी फ्रेंड से ईशानी से अलग होती है तो उसे उसके उदास होने की वजह पूछता है। ईशानी बड़ा सा मुंह बनाकर नहीं कुछ नहीं हुआ नीलिमा, नहीं यार कोई बात है बताना। ईशानी अपने घर पर उसके लिए जो रिश्ता आया था और राहुल ने उसे रिजेक्ट करके छवि को पसंद किया था, ये बात वह अपनी दोनों दोस्तों को बड़े ही बड़ा चढ़ा कर बता रही थी, जिस वजह से दोनों फ्रेंड्स अपने मुंह है पर हाथ रखकर जोर से कहती है, क्या यार तेरी स्टेप सिस्टर तो बहुत खराब है। ये तो हमें पता था लेकिन इतनी ज्यादा बेशर्म है यह नहीं पता था। नीलिमा ईशानी मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारी स्टेप सिस्टर से बदला लेने का। ईशानी क्या आइडिया है? फिर नीलिमा ईशानी को कुछ बताती है जिसे सुनकर ईशानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ खन्ना इंडस्ट्री में मिस्टर खन्ना अपने केबिन में इधर उधर गुस्से में टहल रहे थे और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। में बाहर से किसी के दरवाजे का नक करने की आवाज आती है तो मिस्टर खन्ना उसे अंदर आने की परमिशन देते हैं। एक लड़का केबिन के अंदर आता है जो कि मिस्टर खन्ना का पीए था। मिस्टर खन्ना, अनिल मैं तुम्हें ओबरॉय ब्रदर्स के बारे में पता करनी है के लिए कहा था। आज वह लोग कहाँ और क्या करने वाले हैं पता किया कि नहीं? अनिल सर आज रात को ओबरॉय ब्रदर्स होटल प्लाजा में अपने बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। मिस्टर खन्ना, अरे वही ये तो गुड न्यूज है हमारे लिए, हमारा काम और आसान हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, आज रात को ही हम अपने काम को अंजाम देंगे। बस सिर्फ आज की रात, कल का सूरज ओबरॉय ब्रदर्स के लिए बर्बादी का सवेरा लेकर उगेगा। और फिर मिस्टर खन्ना हंसने लग जाते हैं। शाम होने पर ईशानी अपने कॉलेज से सीधा घर आती है तो वो छवि को लिविंग रूम में सफाई करते हुए देखते हैं। ईशानी जब छवि को देखते हैं तो गंदी सी हंसी हंसते हैं और अपने मन में रहती है, आज रात तुम्हारे लिए भारी पड़ने वाली है। और फिर वह अपने रूम में चली जाती है। करीब 7 बजे ईशानी छवि के रूम में जाती है और छवि से कहती है, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और उसने होटल में पार्टी रखी है। तो छवि मुस्कुराकर कहती है, दी आपकी फ्रेंड को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे गिफ्ट कर देना। ईशानी, अरे मैं क्यों उसे विश करूं, तू भी चल मेरे साथ। छवि, दिन में आपकी फ्रेंड्स को कभी मिली भी नहीं तो मैं आपकी फ्रेंड को विश कैसे कर सकती हूँ? ईशानी, अरे तो तू भी चलेगी ना मेरे साथ पार्टी में? उसने पार्टी में तुझे भी इनवाइट किया है। छवि, आपकी फ्रेंड ने मुझे क्यों इनवाइट किया है? ईशानी, क्योंकि तू मेरी बहन है। छवि, नहीं भी आप चले जाना, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैन भी मुझे जाने नहीं देगी। ईशानी, अरे तू माँ की फिक्र मत कर, मैं मन से बात कर लूंगी। बस 8 बजे तक तैयार हो जाना। चल मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। ईशानी अपनी माँ से छवि के लिए परमिशन लेती है और फिर छवि भी एक रेड कलर का सिंपल सा गाउन पहनकर तैयार हो जाती है। इसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ईशानी छवि को तैयार देख एक शैतानी मुस्कुराहट लिए अपनी माँ को देखते हैं। फिर दोनों पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में वीर और नील होटल प्लाजा में होने वाली मीटिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर में वह भी होटल प्लाजा के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। आधे घंटे के सफर के बाद वीर और नील की गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। वीर और नील अपनी कार से बाहर निकाल कर होटल में एंटर करते हैं। थोड़ी देर में ईशानी और छवि भी एक बड़े से होटल के सामने खड़ी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में होटल प्लाजा लिखा हुआ था। भाग 9। होटल प्लाजा शहर के सबसे खूबसूरत होटल में एक था। रात के अंधेरे में ये होटल बहुत ही खूबसूरत तरीके से जगमगा रहा था। ईशानी छवि को होटल में ले जाकर एक बड़े से क्लब में एंटर करती है जहां पर उसकी दोनों फ्रेंड नीलिमा और वैशाली उसका इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने ईशानी के साथ छवि को देखा तो देखते ही रह गई क्योंकि छवि नॉर्मल सी ड्रेस में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। नीलिमा और वैशाली जल्दी से ईशानी को हक करती है और फिर छवि को भी हक करती है और दोनों को क्लब के अंदर ले जाती है। ईशानी के कान में धीरे से नीलिमा रहती है, तेरी स्टेप सिस्टर तो बहुत खूबसूरत है यार, मुझे भी अब इससे जलन हो रही है। ईशानी, चुप कर तू, मैं यहाँ इस गवार की खूबसूरती की तारीफ करवाने के लिए नहीं लाई हूँ, अपना बदला लेने लाई हूँ। नीलिमा, हाँ यार ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? छवि जब क्लब के अंदर एंटर करती है तो वहाँ का माहौल देखकर घबरा जाती है क्योंकि यह उसके लिए पहली बार था। वह स्कूल के अलावा कहीं भी घर से बाहर नहीं गई। क्लब के अंदर का महल देखकर छवि को पसीना आने लगा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। घबराहट की वजह से छवि ने ईशानी का हाथ बहुत कस के पड़ा था। ईशानी समझ जाती है कि छवि घबरा रही है और फिर तेजी स्माइल करके अपनी फ्रेंड को इशारा करती है। नीलिमा और वैशाली अपनी फ्रेंड इसने का इशारा समझकर छवि के पास आती है और कहती
है। अरे छवि तुम घबरा क्यों रही हो, हम है ना तुम्हारे साथ यहाँ पर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। नीलिमा, छवि क्या तुम्हें पता नहीं ये क्लब है और यहाँ पार्टी चलती है और पार्टी में कैसी ड्रेस पहनकर आना चाहिए। छवि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और वैसे भी मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। वैशाली चलो ठीक है छोड़ो, वैसे छवि तुम्हें डांस करना तो आता होगा ना। छवि नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता। छवि की बात सुनकर तीनों ही एक शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराने लग जाती है। नीलिमा चलो कोई बात नहीं, क्लब में डांस करने के लिए डांस आना जरूरी नहीं है, यहाँ तो कैसे भी डांस किया जा सकता है। चलो हमारे साथ डांस फ्लोर पर। छवि नीलिमा को मना करती उससे पहले ही वो तीनों छवि को पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गई और डांस करने लगी। छवि डांस फ्लोर पर ऐसे ही खड़ी थी और बाकी सब उसके आसपास डांस कर रहे थे। सभी को बड़ा ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल के एक लग्जरी शोरूम में वीर और नील अपने क्लाइंट से अपने बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे। उसी होटल के एक दूसरे लग्जरियस रूम में बिस्तर करना अपनी दोनों बेटियों के साथ बीते हुए थे। उनके कुछ आदमी भी वहाँ मौजूद थे, उनका प्रिया भी वहाँ मौजूद था। मिस्टर खन्ना अपनी बेटियों से कहते हैं, श्वेता और सुनैना तुम दोनों अच्छी तरह से समझ गई हो ना तुम्हें क्या करना है। श्वेता और सुनैना, हाँ डेट हम समझ गए, हमें क्या करना है, तुम्हें आज की रात वीर और नील के साथ गुजारनी है, फिर कल की सुबह हम उन दोनों ब्रदर को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। जिस रूम में आज रात तुम दोनों रुकने वाले हो मैं वहाँ पर सारा इंतजाम कर दिया है, अब आगे क्या तुम्हें संभालना है। मिस्टर खन्ना की बात सुनकर श्वेता और सुनैना बस हाँ मैं अपनी गर्दन हिलती है और मुस्कुराने लगती है। वही होटल के क्लब में डांस फ्लोर पर ईशानी और ईशानी की फ्रेंड्स छवि को परेशान करना शुरू कर देती है। कभी कोई उसके बाल खींचना तो कभी उसके कपड़े खींचती तो कभी उसको धक्का मारती, कभी छवि को जगह जगह पिन करती, जिससे छवि परेशान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरते उससे पहले ही वह उन्हें पहुंच लेती। फिर वह डांस फ्लोर से नीचे उतरने लगते हैं तो ईशानी उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तो छवि रहती है मैं सामने वहाँ टेबल पर बैठने जा रही हूँ। तो ईशानी रहती है, ठीक है तुम वहाँ हमारा इंतजार करो, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। जिस पर छवि अपनी हाँ में गर्दन हिला देती है और जाकर टेबल पर बैठ जाती है। होटल के मीटिंग रूम में वीर और नील की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। वीर ओके मिस्टर सूर्य, हमें आपकी ये दिल मंजूर है, हम अगले महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। इतना कहकर वीर और नील मिस्टर सूर्य से हाथ मिलाते हैं और रूम से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर खन्ना का नील वीर और नील को रूम से बाहर निकलते हुए देखा है। दोनों भाई आपस में बात करते हुए जा रहे थे। नील भाई, इस होटल के क्लब में चलो ना, बहुत दिन हो गए हैं पार्टी किए हुए, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। वीर ठीक है चलो चलते हैं। क्लब में बैठे छवि को एक लड़का देख लेता है और वह उसकी खूबसूरती में खो जाता है और कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की मैं अपनी लाइफ में आज पहली बार देख रहा हूँ। उसे लड़के के साथ उसके दोस्त भी थे, उसे लड़के के दोस्त भी उसकी नजरों का पीछा करते हैं। तो वह भी जब छवि को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, वाकई में यार ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तो दूसरा लड़का कहता है, सादगी में भी क्या कर उठा रही है ये तो जान ही ले लेगी अपने दोस्तों की बात सुनकर वह लड़का कहता है, जिसका नाम रॉकी है, तुम लोग उसे मत देखो, वह मेरी है, तुम अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ लो, मैं तो चला उसे अपना बनाने। रॉकी की बात सुनकर उसके दोस्त भी एक दूसरे को हाई फाई देखकर हंसने लग जाते हैं। रॉकी जाकर छवि के पास वाले टेबल पर बैठ जाता है और छवि से कहता है, हाय ब्यूटीफुल, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, क्या तुम यहाँ अकेली आई हो। रॉकी की बात सुनकर छवि रहती है, नहीं मैं यहाँ अपनी दी के साथ आई हूँ। रॉकी तो अच्छा, कहाँ है तुम्हारी दी। छवि रॉकी को डांस फ्लोर पर इशारा करते हुए बताती है, वहाँ मेरी थी डांस कर रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। रॉकी तुम डांस नहीं कर रही हो, वैसे भी यहाँ क्लब में सब एंजॉय करने आते हैं, तुम यहाँ क्यों उदास बैठी हो। हाँ शायद तुम्हें कंपनी चाहिए, चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ, चलकर डांस करते हैं। और छवि का हाथ पकड़ कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाने लगता है तो छवि अपना हाथ छुड़ाकर रहती है, नहीं मुझे नहीं जाना। रॉकी एक बार फिर छवि का हाथ पकड़ कर कहता है, अरे तू क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करना। तो छवि रॉकी से एक झटके में अपना हाथ छुड़ाकर रहती है, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। छवि के ऐसा करने से उसके आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं, जिससे रॉकी को गुस्सा आ जाता है, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने मन में कहता है, ये लड़की ऐसे नहीं फंसने वाली, इसके लिए तो वही तरीका इस्तेमाल करना होगा। रॉकी अच्छा ठीक है, तुम्हें डांस नहीं करना कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। छवि नहीं मैं ड्रिंक नहीं पीती। रॉकी अच्छा जूस तो पी लोगी ना तुम। छवि नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, बस मैं अपनी दी के साथ घर जाना चाहती हूँ। रॉकी लेकिन अभी तुम्हारी दी को पार्टी एंजॉय करने में लगी है, देखो मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आता हूँ, अब प्लीज मना मत करना। फिर छवि कुछ नहीं रहती और रॉकी जूस काउंटर पर जूस लेने चला जाता है। वहां से रोक एक गिलास में जूस लेता है और धीरे से अपनी पेंट की पॉकेट में से एक गोली निकालकर जूस में डाल देता है और जूस का गिलास लेकर छवि के पास आ जाता है और उसे जूस के गिलास को छवि को दे देता है। छवि रॉकी को देखते हैं, फिर जूस का गिलास देखी है। छवि के ऐसे देखने पर रॉकी कहता है, ये जूस ही है, कोई ड्रिंक नहीं, इसे तुम बेशक पी सकती हो। तो छवि वह गिलास ले लेती है। वही नील और वीर क्लब में एंटर करते हैं और बार काउंटर पर जाकर बैठ जाते हैं और
अपने लिए वेटर से ड्रिंक सर्व करने को कहते हैं। दूर से ही खड़ा अनिल वेटर को इशारा करता है तो वेटर अनिल का इशारा समझ जाता है और वीर और नील को ड्रिंक सर्व कर देता है। नील तो ड्रिंक पीना शुरू कर देता है, लेकिन वीर ड्रिंक जैसे ही अपने होठों से लगता है वैसे ही उसका फोन वाइब्रेट करता है तो वह ड्रिंक को टेबल पर रखकर अपना फोन निकाल कर रिसीव कर लेता है। वीर की फोन कॉल पर करीब 10 मिनट तक बात चलती है। फोन कट करने के बाद भी उसे ड्रिंक को उठाकर पीना शुरू कर देता है। उदार छवि जूस पी लेती है और रॉकी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर कैसे होगी छवि वीर और नील की पहली मुलाकात जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नील अब तक अपनी ड्रिंक खत्म कर चुका था और वीर ने अभी अपनी ड्रिंक पीना शुरू की थी। नील ड्रिंक का खाली गिलास टेबल पर रखकर अपनी नजर क्लब के चारों ओर घुमाकर क्लब को एक्सप्लोर करता है कि तभी नील की नजर थोड़ी दूर पर एक टेबल पर बैठी छवि पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि पूरे क्लब में छवि ही ऐसी लड़की थी जिसने फुल ड्रेस पहनी थी जो बिना किसी मेकअप के सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। छवि को देखकर अचानक ही नील का दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है और वह अपना एक हाथ उठाकर अपने सीने पर दिल के ऊपर रख लेता है। नील के चेहरे पर एक स्माइल ले जाती है और वह अपने मन में कहता है कितनी खूबसूरत है ये लड़की, सादगी में भी कयामत लग रही है। लेकिन फिर अचानक ही नील के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं, क्योंकि सामने का नजारा ही ऐसा था। छवि अपने सर को पकड़कर बैठी थी और रॉकी छवि के पास झुककर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। फिर नील अपने फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल करके अपने मन में सोचता है कि हो सकता है वह लड़का उसे लड़की का बॉयफ्रेंड हो, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। फिर वह अपना सर झटक कर वेटर से एक और ड्रिंक सर्व करने को कहता है। वेटर नील को ड्रिंक सर्व कर देता है। नील ड्रिंक को होठों से लगाकर पीता उससे पहले ही नील की आंखों में अंधेरा जाने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं तो नील टेबल पर जोर से ड्रिंक का गिलास पटकता है, जिससे वीर नील की तरफ देखा है और उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछता है, वीर नील क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। नील भाई अचानक मुझे चक्कर आने लगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नशा चढ़ रहा है, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं की है जिससे मुझे नशा चढ़ने लगे। मुझे अपने बदन में गर्मी महसूस हो रही है। नील की बात सुनकर वीर को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उन्हें ड्रिंक में ड्रग्स मिला कर दिया गया है। उन दोनों भाइयों के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश रचने चाहता है। फिर वह वेटर की तरफ गुस्से में देखा है, जिससे वेटर अपनी नजरें चुराने लगता है, लेकिन ये वक्त समझदारी का है, गुस्सा करके वक्त बर्बाद करने का नहीं। इसलिए वीर जल्दी से अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज करता है। वह अपने मैसेज में लिखना है, जल्दी से इस होटल में हमारे लिए रूम बुक करो और ये बात सीक्रेट होनी चाहिए कि हम दोनों भाई इसी होटल में रुके हुए हैं और कुछ बॉडीगार्ड्स को जो नॉर्मल ड्रेस में है उन्हें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्लब में भेजो, क्योंकि हमें ड्रग्स दिया गया है। ये काम जितनी जल्दी हो सके पूरा करो और जहां रूम बुक करो वहां सिक्योरिटी बढ़ा दो, किसी को भी वहां आने की परमिशन नहीं देना। कुछ ही सेकंड में वीर के मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, जो कि रोहित का था, जिसमें लिखा था ओके सर, लगभग 1 मिनट में ही वहां पर 6 से 7 लोग आते हैं, जिन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह बॉडीगार्ड है। वह लोग आकर नील और वीर को घेर लेते हैं और क्लब से बाहर ले जाते हैं। ये सब इतना जल्दी तो होता है, किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती कि यहाँ क्या हुआ। अनिल की नजर जब बार काउंटर पर जाती है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। वह फिर जल्दी से बाहर काउंटर पर जाकर वेटर से पूछता है कि वह दोनों ब्रदर कहाँ गए, तो वह बेटा भेजो जाता है कि अभी तो यही थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए। बेटा कहता है पता नहीं सर, वह दोनों कहाँ चले गए, अभी दोनों यही थे। तो अनिल कहता है बेवकूफ, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से आज मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, तुमसे इतना सा भी काम नहीं हुआ। अनिल फिर पूरे क्लब में दोनों भाइयों को देखने लगता है कि इतनी जल्दी वहाँ दोनों कहाँ चले गए। इधर रॉकी छवि को क्लब से लेकर कोरिएंडर में आ जाता है। रूम में ले जाने के लिए रॉकी ने छवि को पकड़ा हुआ था और छवि अपनी एक खुली आंखों से रॉक को देख रही थी। रॉकी छवि को बार बार गलत तरीके से टच कर रहा था और छवि रॉकी का हाथ झटक रही थी। छवि अभी पूरी तरह से नशे में नहीं थी, इसलिए उसे रोक की चरण गंदी लग रही थी। छवि अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में रॉकी से कहती है, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो रॉकी, आज रात तुम्हें अपने बनाना ले जा रहा हूँ, चुपचाप चलो मेरे साथ। रॉकी की बात सुनकर छवि रॉकी को जोर से धक्का देती है। रॉकी छवि के दिए धक्के के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह सीधा जमीन पर गिर जाता है। छवि रॉकी को धक्का देखकर जल्दी से अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से भागते हुए लिफ्ट तक जाती है और जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस कर देती है। रॉकी जल्दी से भागता हुआ छवि के पीछे जाता है। वह देखता है छवि लिफ्ट में टॉप फ्लोर पर जा रही है, तो रॉकी पास ही लिफ्ट में जाकर जल्दी से टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। थोड़ी ही देर में छवि की लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है। छवि जल्दी से लिफ्ट से बाहर आती है। वह लिफ्ट से निकाल कर कॉरिडोर की तरफ चली जाती है। जब रॉकी की लिफ्ट टॉप फ्लोर पर होती है तो वह जल्दी से लिफ्ट से बाहर आता है, तो उसे एक बॉडीगार्ड आता हुआ दिखाई देता है और वह बॉडीगार्ड रॉकी को वही रोक देता है और कहता है, यहाँ आना अलाउड नहीं है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन बॉडीगार्ड छवि को नहीं देख पाता। बॉडीगार्ड की बात सुनकर रॉकी सोचता है कि यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं है, तो इस बॉडीगार्ड
ने उसे लड़की को भी वापस भेज दिया होगा। फिर उसकी नजर उसी लिफ्ट पर जाती है जिसे छवि टॉप फ्लोर पर आई थी, तो उसके बाहर थर्ड फ्लोर शो हो रहा था जिसे रॉकी को लगता है छवि थर्ड फ्लोर पर गई है। वह जल्दी से लिफ्ट में जाकर थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। इधर छवि कॉरिडोर से होती हुई जा रही थी कि तभी उसे सामने एक रूम दिखाई देता है। उसे रूम का गेट थोड़ा खुला हुआ था। छवि जल्दी से उसी रूम के अंदर चली जाती है और अंदर से गेट लॉक कर लेती है और फिर गेट से अपनी पीठ टिककर खड़ी हो जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अब तक छवि को काफी हद तक नशा चढ़ चुका था। अब छवि को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, कुछ तो भागने की वजह से और कुछ ड्रग्स की वजह से। छवि अपने गले में से दुपट्टा निकाल कर जमीन पर फेंक देती है और अपनी ड्रेस को उतारने की कोशिश करती है। छवि को इतना नशा चढ़ चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह अपनी ड्रेस को कैसे उतारे, इसलिए वह अपनी ड्रेस को खींचना शुरू कर देती है। इस रूम के वॉशरूम में वीर और नील बिना कपड़ों के सिर्फ अंडरवियर में सवार के नीचे खड़ी थी और अपनी बॉडी की हिट को काम करने की कोशिश कर स्वर्ग का ठंडा पानी भी उनकी बॉडी की हिट को कम नहीं कर पा रहा था। वीर ने ड्रिंक रुक कर नशा चढ़ चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह अपनी ड्रेस को कैसे उतारे, इसलिए वह अपनी ड्रेस को खींचना शुरू कर देती है। इस रूम के वॉशरूम में वीर और नील बिना कपड़ों के सिर्फ अंडरवियर में सवार के नीचे खड़ी थी और अपनी बॉडी की हिट को काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वर्ग का ठंडा पानी भी उनकी बॉडी की हिट को कम नहीं कर पा रहा था। वीर ने ड्रिंक को 10 मिनट लेट पिया था, इसलिए उसे अभी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन नील को बहुत बेचैनी हो रही थी। वह अब वॉशरूम से बाहर आ गया था। जैसे ही नील वॉशरूम से बाहर आया, उसे सामने छवि दिखाई जो अपनी ड्रेस के साथ स्ट्रगल कर रही थी। छवि को देखकर नील की बॉडी में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। नील चलकर सीधा छवि के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और छवि के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। अचानक नील की बाहों में जाकर छवि को एक ठंडा एहसास हुआ, क्योंकि नील अभी अभी सागर से बाहर आया था और उसकी बॉडी पर पानी की बूंद अभी भी फिसल रही थी। नील छवि के चेहरे को एक तक देखने लगा। उसकी ब्राउन आंखें जो की बड़ी बड़ी पलकों से भोजन हो रही थी, उसका खूबसूरत गोल चेहरा, लंबी तीखी नाक, ये सब नील को बहुत आकर्षित लग रहे थे। छवि को भी नील का हैंडसम चेहरा, ब्राउन आंखें, मस्कुलर बॉडी बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। अचानक नील की नजर छवि के नेचुरल पिंक होठों पर ठहर गई और धीरे से छूकर नील ने छवि के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। नील छवि को डीपली किस करने लगा। छवि को किस करना नहीं आता था, ये सब उसके लिए पहली बार था और इस वक्त छवि नशे में थी। उसे नील के ठंडा होठ अच्छे लग रहे थे, इसलिए छवि नील का कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप अनिल की बाहों में खड़ी रही। नील छवि को किस कर रहा था और हल्का बाइट भी कर रहा था। फिर नील छवि के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा और फिर धीरे धीरे अपने होठों को कॉलर बोन तक ले आया। नील नीचे छवि के गांव को उसके कंधे से नीचे करना चाहा, लेकिन गले का डिजाइन थोड़ा छोटा था, इसलिए नल को प्रॉब्लम हो रही थी। फिर नील ने पीछे से छवि की ड्रेस की जीप को खोल दिया, जिससे छवि का गांव उसके कंधों की तरफ से नीचे खिसक गया और उसकी कॉलर बोन रिवील हो गई। अब नील छवि को बेइंतहा चूमने लगा। छवि के लिए यह एहसास नया था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में वीर भी वॉशरूम से बाहर आया और सामने उसकी नजर नील पर पड़ी, जो किसी लड़की को किस कर रहा था। अभी तक काफी हद तक वीर को भी नशा चढ़ चुका था। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से नील को रोकना चाह रहा था कि अचानक उसका पर कार्पेट में उलझ गया और वह वही सोफे पर गिर गया। लेकिन अब वीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर नील को रोक सके, पर वीर पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को रोकने की। वह सोफे पर अपने सर को टिककर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया और अपने आप को शांत करने लगा। नील ने अब छवि का गाउन पूरी तरह से निकाल दिया। अब नील छवि को ऐसे देखकर पागल हो गया, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वह धीरे धीरे नील और छवि एक हो गए। थोड़ी देर बाद नील थक कर सो गया। वीर बेड पर जाकर छवि के बगल में लेट गया। छवि दर्द से तड़प रही थी। वीर ने जब छवि के चेहरे को देखा तो पसीने से भीगा हुआ था और दर्द की वजह से उसका गोरा चेहरा गोरा लाल पड़ चुका था। वीर की नजर छवि के होठों पर गई तो वीर ने छवि के होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे किस करने लगा। छवि जो दर्द की वजह से जोर जोर से सिसका ले रही थी, वीर के किस करने से उसकी आवाज अब उसके मुंह में रह गई। धीरे धीरे वीर भी छवि के ऊपर हावी होने लगा और दोनों एक होकर टक्कर सो गए। तीनों को बहुत ही हाई डोज दिया गया था ड्रग्स का, इसलिए उनकी गर्मी कम नहीं हो रही थी। दोनों भाइयों ने ही बारी बारी से छवि को प्यार किया और ऐसे ही सुबह के 4 बजे तक दोनों भाई ने छवि को प्यार किया। छवि कॉरिडोर से होती हुई रूम में गई थी, तब इस वक्त रॉकी लिफ्ट से होते हुए 3rd फ्लोर पर आ गया था। उसने छवि को सारी तरफ ढूंढ लिया था, लेकिन छवि उसे कहीं नहीं मिली। अब रॉकी को गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर जोर से मार दिया, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। वह गुस्से में कहने लगा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल तुम जरूर मेरी बाहों में होगी, फिर तुम्हें बताऊंगा कि रॉकी क्या चीज है। रॉकी लिफ्ट से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त मिलते हैं। रॉकी के दोस्त जब उसे देखते हैं तो वह उससे पूछते हैं कि वह लड़की कहाँ चली गई जिसे तू अपने साथ लेकर गया था, तेरा काम इतनी जल्दी हो गया और
फिर दोनों हंसने लगते हैं। रॉकी गुस्से में अपने दोस्त को घूरता है तो वो दोनों फिर सीरियस होकर रॉकी से पूछते हैं, बताना क्या हुआ यार। तो रॉकी कहता है, पता नहीं कहाँ चली गई साली, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही, एक बार हाथ लग जाए फिर बताता हूँ उसे। रॉकी का दोस्त कहता है, कहाँ चली गई का क्या मतलब है, तूने उसे ड्रग्स दिया था ना और उसे अपने साथ लेकर गया था, फिर वो कहाँ जा सकती है रॉकी। उसने मुझे जोर से धक्का मारा और मैं जमीन पर गिर गया, फिर वह भागकर लिफ्ट में चली गई, उसके बाद कहाँ गई पता नहीं। तो रॉकी के दोस्त हंसते हुए कहते हैं, तो एक लड़की के धक्के से गिर गया। रॉकी पहले से तो गुस्से में था ही, अपने दोस्त की बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और वो अपने हाथ का 5 बनाकर अपने दोस्त के मुंह पर मार देता है, जिस वजह से उसे लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। तो रॉकी को उसका दूसरा दोस्त पकड़ लेता है और कहता है, तू उसे लड़की की वजह से अपने ही दोस्त को क्यों मार रहा है। तो रॉकी कहता है, इसे कह दे कि इसका मुंह बंद रखे, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। तो रॉकी का दोस्त जिसके मुंह पर रॉकी ने 5 मारा था, वो कहता है, सॉरी यार, चलते हैं, ये लड़की नहीं तो कोई और सही रॉकी नहीं, अब वह लड़की मुझे भाग गई है, जब तक मैं उसे लड़की को अपने बिस्तर तक नहीं ले आता तब तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे लड़की को ढूंढ कर रहूंगा। फिर तीनों अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वही क्लब में ईशानी छवि को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, लेकिन ईशानी को छवि कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। अभी ईशानी को गुस्सा आने लगा था। ईशानी गुस्से में रहती है, इस गवार और मैं नहीं छोड़ूंगी, इस घर ले जाकर माँ के हाथों से मारना खिलाई तो मेरा नाम भी ईशानी नहीं, मैं यहाँ इसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने परेशान करने के लिए लेकर रही थी, लेकिन इसने तो मुझे ही परेशान करके रख दिया, मेरी सारी पार्टी खराब कर दी। वैशाली चिल्ली, यार ईशानी, देखा हमने तेरी स्टेप सिस्टर को सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला, इसका मतलब वह घर चली गई होगी। तू परेशान मत हो और चल, अब हमें भी बहुत देर हो चुकी है उसे ढूंढते ढूंढते। वैसे मानना पड़ेगा यार, तेरी स्टेप सिस्टर बहुत चालाक है, तुझे यहाँ परेशान होने के लिए अकेला छोड़कर चली गई, यहाँ तक की बात कर भी नहीं गई, कितनी खुदगर्ज है ना वह। और एक तू है, वो तेरी स्टेप सिस्टर है, उसके बाद भी तू उसके लिए परेशान हो रही है, लेकिन उसने तेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। वैशाली की बात सुनकर ईशानी अपने आप में प्राउड फील करती है और कहती है, देखा ना तुम लोगों ने मेरी स्टेप सिस्टर को, अब तो तुम लोगों को भी मेरी बात पर यकीन हो गया होगा कि मैं अपनी स्टेप सिस्टर के बारे में तुम लोगों से सच ही बोलती थी। नीलिमा, हाँ यार, हमें तो तेरी बातों पर पहले से ही यकीन था, लेकिन आज देख भी लिया। चल, अब उसे गवार खुदगर्ज लड़की के बारे में सोचना बंद कर, उसकी वजह से हम कितने परेशान हो चुके हैं और ठीक से अपनी पार्टी एंजॉय भी नहीं कर पाए। हमने प्लान बनाया था कि उसे यहाँ लाकर इतना परेशान करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी, लेकिन उसने ही हमें परेशान करके रख दिया। ईशानी, तू जब घर जाएगी ना तो उसे गवार लड़की से अपने बदले के साथ साथ हमारा बदला भी ले लेना आसामी, या ऑफकोर्स तुम नहीं भी बोलते मैं ऐसा ही करती, मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत मायने रखती है। ईशानी अपने हाथ में घड़ी में टाइम देख कहती है, मैंने माँ को कहा 11 बजे बजेगा, लेकिन अब तो 12 बजे बज चुकी है, चलो अब चलते हैं। इतना कहकर ईशानी अपनी कार में बैठ जाती है और अपने दोनों फ्रेंड से कहती है, तुम लोग भी बैठ जाओ, मैं तुम लोगों को भी ड्रॉप कर दूंगी। तो वैशाली और नीलिमा दोनों ही ईशानी के साथ कर में बैठ जाती है और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। इस होटल के एक बड़े से रूम में मिस्टर खन्ना एक बड़े से सोफे पर बैठे हुए गुस्से में धड़क रहे थे। इन्हीं के साथ में ही उनकी दोनों बेटियां श्वेता और सुनैना बैठी हुई थी, जो उनके सामने खड़े अनिल को गुस्से में घर रही थी। नील अपना सर झुकाकर खड़ा था, उसे अब बहुत डर लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। मिस्टर खन्ना गुस्से में खड़े होकर अनिल के पास आते हैं और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता हूँ। थप्पड़ इतनी जोर का था कि अनिल अपनी जगह से लड़खड़ा जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। मिस्टर खन्ना जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए अनिल से कहते हैं, तुम्हारी छोटी सी लापरवाही की वजह से आज हमारा बना बनाया कम फेल हो गया, और क्या कह रहे थे कि तुमने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही अपनी नजरें उन दोनों ब्रदर्स पर से हटाई थी और बस इसी बीच वो दोनों वहां से गायब हो गए जैसे गधी के सर पर से सिंह। में तुम्हारी इन बेवकूफ बातों पर हंसो या फिर अपने प्लान के फेल होने का मातम मनाऊं, जवाब दो मुझे, या तो मैं तुम्हारी जान ले लूं या फिर मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूं। अनिल, नहीं सर, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मिस्टर खन्ना, अच्छा, जब गलती कर रहे थे तब याद नहीं आया तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। सर प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ अगली बार कोई भूल नहीं होगी। मिस्टर खन्ना, देखो अनिल, अगर तुम कुछ और छुपा रहे हो तो बता दो मुझे, वरना अगर मुझे खुद पता चला तो याद रखना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अनिल कुछ सोचकर, हाँ सर, मुझे याद आया, नील ओबरॉय ने तो ड्रिंक पीना शुरू कर दिया था, लेकिन वीर ओबरॉय ने जब ड्रिंक पीना शुरू किया उसके पहले ही उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया था और करीब 10 मिनट तक उनकी फोन कॉल पर बात चली और फिर उसके बाद वीर ओबरॉय ने ड्रिंक पीना स्टार्ट किया। मिस्टर खन्ना चिल्लाकर, व्हाट, और तुम ये हक बता रहे हो मुझे बेवकूफ हो, तुम सारा खेल इन 10 मिनट का ही है। नील ओबरॉयों को पहले ही ड्रग्स का असर हो गया होगा और वीर ने 10 मिनट लेट ड्रिंक पिया तो उसे ड्रिंक का असर भी 10 मिनट लेट ही हुआ होगा और उसे शार्प माइंड वीर ओबरॉय को समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा होगा कि उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला है और इसी बात का उसने फायदा उठा लिया। गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है अनिल, जो कि माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे वफादार आदमी हो, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। फिर तेजी स्माइल करते हुए, कोई बात नहीं ओबरॉय ब्रदर्स, आज हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास और भी ऐसे बहुत मौके आएंगे, फिर देखता हूँ कि कैसे बचते हो तुम दोनों। अनिल, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्रदर को
ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी ड्रिंक में ड्रग्स। हमें मिले थे सारे सबूत, मिटा दो इस होटल की आज रात की सारी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दो, एक भी सबूत मत छोड़ना। और उसी वेटर को भी मरवा दो क्योंकि उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। यह ओबरॉय ब्रदर्स बहुत पावरफुल है, पता नहीं किसका हाथ है इनके पीछे। अनिल जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उन दोनों ब्रदर को कभी पता नहीं चल पाएगा कि उनकी ड्रिंक में ड्रग्स किसने मिले थे। करीब 1 घंटे में ईशानी अपने दोनों फ्रेंड्स को उनके घर ड्रॉप करके अपने घर जाती है। जब ईशानी अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो उर्मिला जी और सुरेश जी को दरवाजे पर ही देखकर चौंक जाती है। ईशानी अपनी माँ पापा के पास जाकर उनसे इतनी रात को दरवाजे पर खड़े होने का कारण पूछता है तो उर्मिला जी कहती है, तू कहाँ थी? वक्त देखा है कितना हो गया है, 1 बजे रहे हैं रात के और तू अब आ रही है। तूने कहा था कि 11 बजे तक आने के लिए, और वह कर्मचारी कहाँ है? वह क्यों नहीं आई तेरे साथ? ईशानी को अब एक जोरदार झटका लगता है और वह घबरा कर पूछता है, क्या क्या कहा आपने? छवि घर पर नहीं आई है। उर्मिला जी, वह घर पर कैसे होगी? वह तो तेरे साथ गई थी ना। तू बता तेरे साथ क्यों नहीं आई? माँ, मुझे लगा छवि अब तक घर आ गई होगी, लेकिन आप कह रही हो कि वह घर पर नहीं है, तो फिर वह कहाँ जा सकती है? छवि के इतनी देर तक घर के बाहर रहने की वजह से राजेश जी काफी गुस्से में था और कब से उर्मिला जी और ईशानी की बात सुन रहे थे। जब उन्होंने ईशानी की आखिरी बात सुनी तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने आगे बढ़कर ईशानी को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से ईशानी संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गई। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमने आज कितनी बड़ी गलती कर दी? जिस लड़की को मैं इतने सालों से अपनी निगरानी में रखता था, आज तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बेवकूफी की वजह से वह अब तक इस घर से बाहर है। अगर वह लड़की जल्द से जल्द वापस इस घर में नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने इतने सालों की तपस्या भंग नहीं होने दूंगा। जो कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ उसे लड़की को, जब तक वह लड़की इस घर में नहीं आ जाती तुम भी इस घर में कदम मत रखना। राजेश जी ने ईशानी पर हाथ उठाया तो ईशानी अपने मन में छवि को 1000 गालियां देने लगी, क्योंकि आज पहली बार राजेश जी ने ईशानी पर हाथ उठाया था। उर्मिला जी, इसने को उठाते हुए ये क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की रात भर घर से बाहर कैसे रह सकती है? कहाँ जाएगी यह? उसने मनहूस को ढूंढने। कल सुबह हम उसकी कंप्लेंट लिखवाएंगे। पुलिस जब उसे ढूंढेंगी तो वह जल्द ही हमारे पास आ जाएगी। मुझे लगता है ईशानी की बेवकूफी की वजह से उसे लड़की को भगाने का मौका मिल गया होगा, इसलिए वह ईशानी को चकमा देकर भाग निकली। लेकिन पुलिस उसे जरूर ढूंढ लेगी। राजेश जी, ईशानी की ही नहीं तुम्हारी भी बेवकूफी है इसमें। तुम्हें जब पता है कि वह लड़की हमारे लिए कितनी जरूरी है, फिर भी तुमने उसे ईशानी के साथ जाने दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और अब मैं उसे लड़की को ढूंढने के लिए अपने खुफिया लोगों को भेजूंगा और पुलिस का नाम अब दोबारा मत लेना। आई बात समझ में? मैं नहीं चाहता कि पुलिस तक ये बात पहुंचे। बहुत से ऐसे राज हैं जो अब तक छुपे हुए हैं। अगर मामला पुलिस तक जाएगा तो वह राज बाहर आ जाएंगे। उर्मिला जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वह लड़की इतनी आगे तक की सोच रखती है। अब माफी मांगने से क्या फायदा? वो लड़की तो भाग गई है ना, पर कोई बात नहीं, मेरी खुफिया आदमी उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। राजेश जी फिर ईशानी की तरफ देखकर कहते हैं, ईशानी मुझे सच सच बताओ, तुम छवि को कहाँ लेकर गई थी? तो ईशानी डरते हुए कहती है, हम होटल प्लाजा में गए थे, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, उसने छवि को भी इनवाइट किया था। राजेश जी गुस्से में, क्या क्या कहा तुमने? होटल प्लाजा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम उसे लड़की को होटल प्लाजा लेकर गई थी। इतना कहकर वही ईशानी पर फिर से हाथ उठने लगते हैं तो ईशानी अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है, लेकिन बीच में ही उर्मिला जी उन्हें रोक देती है। कहती है, क्या कर रहे हैं आप? उसे मनहूस की वजह से हमारी बेटी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? तो क्या करूं? इस बेवकूफ लड़की की आरती उतारो। आपने कहा ना कि आप अपनी खुफिया आदमी की मदद से उसे मनहूस का पता लगा लेंगे, तो अब क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हैं? चलो ईशानी, अपने रूम में चलकर आराम करो। और फिर उर्मिला जी ईशानी का हाथ पकड़कर उसके रूम में ले जाती है। ईशानी रूम में आकर उर्मिला जी से कहती है, माँ मुझे पता है आप दोनों उसे गवार छवि को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आप लोगों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? उर्मिला जी, अभी तुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि यह सब बातें तुझे बताई जाए। जब वक्त आएगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डाल और रात बहुत हो चुकी है, आराम कर। इतना कहकर उर्मिला जी ईशानी के रूम से बाहर आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर राजेश जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। शायद छवि को ढूंढने के लिए वह किसी से कह रहे थे। भाग 12। अभी सुबह सुबह के 7 बजे होटल प्लाजा के एक लग्जरियस रूम में एक किंग साइज बेड पर नील आराम से सो रहा था कि अचानक उसका हाथ छवि के पेट पर चला जाता है। नींद में ही नील को अपने हाथों में नर्म और सॉफ्ट एहसास होता है। वह सोचता है, ये तो भाई नहीं हो सकते। फिर वह जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो नील की आंखों के सामने एक खूबसूरत सा चेहरा दिखाई देता है। तो नील उठकर छवि को देखा है और एकदम शॉक हो जाता है। फिर वह अपने आप को देखा है और अपने आसपास रूम के चारों तरफ देखा है, जहाँ पर छवि के कपड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। नील छवि के बाएं तरफ देखा है तो बीएपेट के बाल छवि की गर्दन में अपना मुंह है घुसकर आराम से सो रहा था। इस वक्त तीनों की ही बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ उन्हें तीनों के ऊपर एक पतली सी चादर थी। वह चादर छवि के सीने के थोड़ा सा ऊपर तक थी। छवि बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर, उसके कॉलरफोन पर, उसके सीने के ऊपर तक बहुत सारे लव बाइट के निशान थे, जो कि अब नीले पड़ चुके थे। छवि के होंठ भी पूरी तरह से सूजे हुए थे। छवि की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। नील छवि की और रूम की हालत को देखकर समझ जाता है कि उन दोनों भाइयों ने मिलकर इस मासूम सी लड़की के साथ क्या किया है। नील जल्दी से वीर
को उठाने की कोशिश करता है नील वीर को हिलाते हुए। भाई जल्दी उठो वीर, अपनी अलसी हुई आवाज में क्या हुआ नीला, क्यों परेशान कर रहे हो? आज मेरा जल्दी उठने का मूड नहीं है, पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब तुम मुझे परेशान मत करो, जो तुम भी सो जाओ। नील भाई पहले उठकर देखो। वीर अपनी अधूरी आंखों से देखते हुए, क्या हुआ नील, क्या देख रहे हो? फिर अचानक ही वीर की नजर छवि के चेहरे पर पड़ती है। वह एकदम से उठकर बैठ जाता है, फिर नील की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़की कौन है और हमारे रूम में क्या कर रही है? फिर वीर को कल रात जो कुछ भी हुआ वह सब धीरे धीरे याद आने लगता है। भाई कहीं इसे हमारे दुश्मनों ने तो नहीं भेजा? वीर छवि के चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगता है। फिर वीर को महसूस होता है कि छवि सांस नहीं ले रही है, तो वह कहता है, नींद से हमारे दुश्मनों ने भेजा है या नहीं हम बाद में देखेंगे, पहले इसे देखो, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इसे सांस नहीं आ रही है। वीर की बात सुनकर नील झुककर छवि के सीने पर अपने कान लगाकर सुनता है और कहता है, भाई इसका हार्ट भी पंप नहीं कर रहा है। नील की बात सुनकर वीर जल्दी से छवि के सीने पर अपने दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखकर उसे प्रेस करना शुरू कर देता है, जिससे छवि का हार्ट पंप करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक यही प्रक्रिया करने के बाद भी छवि पर कोई असर नहीं होता तो नील कहता है, भाई इसे अपनी सांसें दो। वीर जल्दी से छवि का मुंह खोलकर अपने मुंह से अपनी सांसें देना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद छवि की बॉडी में हलचल होती है तो वीर छवि को छोड़कर उसे देखने लगता है। वीर के छोड़ते ही छवि एक जोर की हिचकी के साथ सांस लेना शुरू कर देती है, लेकिन छवि अभी भी बेहोश की हालत में ही थी। छवि को सांस लेता देख वीर और नील दोनों को राहत महसूस हुई। नील जल्दी से झुककर छवि के फोरहेड पर किस करता है। वीर, नील इसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है, इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो। फिर नील अपनी नजर पूरे रूम में घूम कर देखता है तो उसके एक साइड सोफे पर उसके कपड़े दिखाई देते हैं। वीर नील से कहता है, भाई मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। फिर वीर छवि को देखकर कहता है, काश ऐसा हो कि तुम्हें हमारे किसी दुश्मन ने ना भेजा हो, अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों भाई तुम्हें अपनी जिंदगी से फिर कभी नहीं जाने देंगे और हमेशा अपने पास रखेंगे अपनी प्रिंसेस बनाकर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तैयार रहना हमारी दी गई सजा को बर्दाश्त करने के लिए। इतना कहकर वीर छवि के फोरहेड पर किस कर लेता है और प्यार से छवि के सर को सहलाता है। थोड़ी देर में नील वॉशरूम से बाहर आता है तो वीर नील से कहता है, नील इसे जल्दी से ओबरॉय हॉस्पिटल लेकर जाओ, थोड़ी देर में मैं भी वहीं पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर वीर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। नील छवि के पास आकर उसे इस चादर में अच्छे से कर करके अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर रूम से बाहर आ जाता है। नील कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए दिखाई देते हैं। नील की बाहों में एक लड़की को देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं। फिर वह जल्दी से आगे बढ़कर लिफ्ट ओपन कर देता है। नील लिफ्ट में चला जाता है। नील जब तक लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर तक आता है तब तक नील के बॉडीगार्ड अपने दूसरे साथियों को मैसेज करके आगाह कर देते हैं कि वह गाड़ी तैयार रखे, उनके सेकंड बस नीचे आ रहे हैं। नील जब ग्राउंड फ्लोर पर आता है तो उसके कई सारे बॉडीगार्ड नील और छवि को कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके। वैसे तो सुबह सुबह का वक्त था तो ज्यादा लोग नहीं थे, और जो थोड़े बहुत थे उन्हें छवि और नील बॉडीगार्ड के कर होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। सामने ही नील की कर तैयार खड़ी, वह जल्दी से अपने कर के पास पहुंच जाता है तो एक बॉडीगार्ड कर का गेट खोल देता है। नील जल्दी से कर में छवि को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और अपनी ड्राइवर से कहता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ओबरॉय हॉस्पिटल चलो। वीर भी अपने कपड़े पहनकर रूम में आ जाता है। फिर वह रूम से बाहर आकर लिफ्ट से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है तो उसे भी उसके सभी बॉडीगार्ड कर लेते हैं। वीर के लिए भी कर तैयार खड़ी थी। वीर जल्दी से कर में बैठकर ऑपरेट हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 20 मिनट में नील छवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर पहले से ही डॉक्टर नील का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पहले से ही बता दिया गया था कि नील हॉस्पिटल आ रहा है। नील जल्दी से छवि को इमरजेंसी रूम में ले जाकर बेड पर लेट देता है और डॉक्टर से कहता है छवि को चेक करने के लिए एक रोटी। लेडी डॉक्टर छवि को चेक करने के लिए आती है और नील से बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। नील रूम से बाहर आ जाता है। थोड़ी ही देर में वीर भी अस्पताल पहुंच जाता है और नील से इशारे में पूछता है कि क्या हुआ, तो नील इमरजेंसी रूम की तरफ इशारा करता है कि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। वीर फिर रोहित की तरफ देखकर कहता है, जो पहले से ही वहां मौजूद था, रोहित कल तुमने हमारे रूम के बाहर इतनी कड़ी सुरक्षा कर रखी थी, उसके बाद भी ये लड़की हमारे रूम में कैसे आई? क्या ये पहले से ही हमारे रूम में मौजूद थी? रोहित नहीं फर्स्ट, बस मैंने पहले अच्छे से रूम को चेक किया था, उसके बाद ही मैंने उसे रूम को आपके लिए बुक किया था। नील कुछ सोचकर, भाई ये लड़की हमारे रूम में पहले से मौजूद नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे तब ये लड़की भी वहां मौजूद थी, मैंने इसे वहां देखा था। वीर, रोहित मुझे कल रात की होटल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए आधे घंटे में। रोहित जी सर। रोहित फिर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आती है तो वीर और नील दोनों ही डॉक्टर के पास आती है। नील, डॉक्टर अब कैसी है? डॉक्टर कर उनकी कंडीशन तो अभी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उन कैप हुआ है, उनके लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और यह उनका फर्स्ट टाइम था, इसलिए ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। इस वक्त वो बहुत ज्यादा वीक है, उन्हें इस वक्त आराम और केयर की जरूरत है। नील, डॉक्टर क्या हम उनसे मिल सकते हैं? सर अभी वह बेहोश है, मैंने उन्हें इंजेक्शन दिया है, थोड़ी ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।